जय हिंद। उत्तर प्रदेश आरओ के लिए विषयवार प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है। इसमें उत्तर प्रदेश आरओ के लिए, चाहे हाई कोर्ट आरओ के लिए हो, बिल्कुल ए ग्रेड का और लेवल का यहाँ पे जीएस के प्रश्नों का संग्रह किया गया है। और ऐसे प्रश्न आपको यूपी पीसीएस पहले के आरओ में आए हुए प्रश्न, आईएएस के और स्टेट पीसीएस के प्रश्न जो कि आरओ में आने के लिए संभावित हैं, और पुनरावलोकन घटना चक्र जो है उससे संबंधित प्रश्नों को भी यहाँ पे संकलित किया गया है। तो आपको बिना किसी संकोच के इस ऐसे प्रश्न को जो है ध्यान से कॉपी कलम लेकर के पढ़ना है, याद करना है, और आने वाले प्रश्न में आपको यहाँ पे एग्जाम में लाभ जरूर होगा। तो यहाँ पे भारतीय शासन प्रणाली जो कि संविधान से संबंधित है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है। और मैं हूँ कमलेश। यहाँ पे लेवल का जीएस आप यहाँ पे देखिए और फिर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा है, निम्न में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। यानी राज्य का परिभाषा क्या है, यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। पहला चीज ऑप्शन ए में क्या है कि व्यक्तियों का एक समुदाय हो जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता हो और जिसकी एक संगठित सरकार हो। तो यह ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है और राज्य की परिभाषा के लिए, ठीक है। और दूसरे में देखिए क्या इसमें अंतर है कि इसमें देखिए कुछ राजनीतिक रूप से संगठित वाली बात की है, जबकि यह नहीं है। देखिए राज्य की परिभाषा में चार जो चीज़ें हैं महत्वपूर्ण हैं, जो चार चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण हैं। ये चार चीज़ें कौन कौन सी हैं यहाँ पे आप देखेंगे। यहाँ पे ये चार चीज़ें हैं जो कि पहला है व्यक्ति या जनसंख्या, जिससे हम जनता कहते हैं। जनता का होना अनिवार्य है। अगर राज्य में जनता ही नहीं है तो जो परिभाषा है वह बिल्कुल अस्तित्व विहीन होगी। सरकार या सत्ता, यहाँ पे एक सरकार होगी, एक सत्ता होगी, ठीक है, जो लोकतंत्रात्मक रूप से सत्ता होनी चाहिए। और तीसरा है कि निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग, यानी ऐसा कोई क्षेत्र हो जो निर्धारित हो, सीमा में एक निश्चित रूप से आबद्ध हो और इसकी सीमा जो है किसी अन्य देश के साथ जो लग रही हो उससे मतलब कि एक सीमांकन किया गया हो। साथ में संप्रभु हो, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमारा देश संप्रभु नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी हम सोवरियन नहीं रह पाएंगे, मतलब संप्रभु नहीं रहते हैं तो राज्य की परिभाषा से बिल्कुल विभिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल आसान सी प्रश्न है जो पहले वाले प्रश्न से ही रिलेटेड है। इसे आप तुरंत लिख लीजिए कमेंट बॉक्स में, तो हम मान जाएंगे कि आप जो है ध्यान से इसे पढ़ रहे हैं। देखिए राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, हमने इसे अभी बताया है। चार हमने बताया था। पहला था जनता, दूसरी थी सत्ता या सरकार, तीसरी थी जो है जिसमें आबद्ध या एक निर्धारित सीमांकन वाला क्षेत्र होना चाहिए, चौथा था संप्रभुता। तो यहाँ देखिए संप्रभुता दे रखा है, यह बिल्कुल सही ऑप्शन के साथ चला जाता है। आपको यह कंठस्थ हो गया होगा ऐसा प्रश्न। आपको कैसा लग रहा है यह प्रश्नों की श्रृंखला, आप जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और हमें प्रोत्साहित भी करिए, ताकि मैं आने वाले दिनों में और अच्छे और जो लेवल के प्रश्न हैं हमारे आरओ में आने के लिए एकदम तत्पर हैं ला सकूं। प्रश्न अगला है तीसरा, जो कि है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली व्यवस्था है, आपको ये बताना है। तो पहला है देखिए लोकतांत्रिक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक, अर्धलोकतात्मक। तो इसमें एक सही है, आगे बताना है। लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ जानकारी यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ठीक है, जो इसी प्रश्न से रिलेटेड है। आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी यहाँ पे। हमारे विश्व में दो तरह की शासन प्रणाली यहाँ पे है। कितनी तरह की? दो तरह की। तो पहला है संसदात्मक प्रणाली और दूसरा है अध्यक्षात्मक प्रणाली। यह दो तरह की प्रणाली पूरे विश्व में संचालित होती है। संसदात्मक जो प्रणाली है इसमें पीएम होता है
और मंत्री होता है। ठीक है, इसमें पीएम और मंत्री होता है। इसे हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं, इसे हम व्यवस्थापिका कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, व्यवस्थापिका कहते हैं। और पीएम जो होता है या मंत्री होते हैं संसद के सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं, जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली को कार्यपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, इसे कार्यपालिका कहते हैं। और यहाँ से राष्ट्रपति जो है सर्वे सर्वा बन के आता है, चाहे चुन के आता है। राष्ट्रपति जो होता है यहाँ पे मेन पावर का स्रोत होता है, जबकि संसदात्मक प्रणाली में जो मंत्री होते हैं संसद होते हैं और उनके जो पीएम होता है वह सबसे मजबूत पावर यहाँ पे रखता है। अब गठन, अगर देखिए अध्यक्षात्मक प्रणाली है तो संसदात्मक प्रणाली का गठन करेगा, और अगर संसदात्मक प्रणाली यहाँ पे है तो वह जो है लोकतंत्र या अध्यक्षात्मक प्रणाली का गठन करेगा। जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र संसदात्मक प्रणाली है तो इंडिया में संसदात्मक प्रणाली है। इस प्रश्न का आंसर भी यहाँ बन जाता है, संसदात्मक प्रणाली हमारे यहाँ है। तो हम राष्ट्रपति का जब चुनाव करते हैं तो वह संसद के जो सदस्य होते हैं और विधानसभा के जो सदस्य हैं वही लोग इन्हें चुन लेते हैं। ठीक है, तो गठन कैसे हो रहा है, बिल्कुल संसद और विधानसभा के लोगों के द्वारा हो रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हो रहा है राष्ट्रपति का, जबकि यहाँ पे राष्ट्रपति जब होता है तो वहाँ पे पीएम का, यहाँ पे राष्ट्रपति के जो सदस्य होते हैं वही डायरेक्ट इन्हें अनियुक्त या उनकी निर्वाचन कर लेते हैं। ठीक है, यह चीज़ यहाँ पे है। और उत्तरदायी और नियंत्रण की भी बात एक बार कर लेते हैं। तो अगर संसदात्मक प्रणाली है तो वहाँ पे जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है कार्यपालिका है, इसका उत्तरदायित्व और नियंत्रण किसके लिए होगा, मतलब कौन करेगा, संसदात्मक प्रणाली करेगी। जबकि कार्यपालिका वाली प्रणाली है किसी देश में तो संसदात्मक प्रणाली का नियंत्रण और उत्तरदायित्व जो होगा वह कार्यपालिका करेगी। ठीक है, यह चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर जो है संसदात्मक प्रणाली सही है। अब पीएम और मंत्री जो व्यवस्थापिका वाली बात थी या संसदात्मक प्रणाली है वह इंडिया और यूके में, ठीक है, इंडिया और यूके में यह प्रणाली चलती है। जबकि कार्यपालिका बोल सकते हैं राष्ट्रपति या अध्यक्षात्मक प्रणाली है यह यूएसए में और रसिया में यह जो है चल रहा है या इसका जो है स्थापना हुई है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे, तो संसदीय प्रणाली वाली या संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या होता है, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी सरकार में सभी जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। जैसे आज बीजेपी की सरकार है तो उसमें कांग्रेस या अन्य छोटी पार्टियां हैं, उनका बिल्कुल प्रभाव शून्य रहता है, उनका कोई योगदान उसमें नहीं लिया जाता है। ऐसे ही सरकार द्वारा, देखिए सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है, उनके द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। ऐसी बात नहीं है, वो भी हटाई जा सकती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी बचता है, यह सही है। और कह रहा है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है। सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है, तो संसद के प्रति उत्तरदायी है और इसके द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए आप जो है यहाँ पे पढ़ेंगे अनुच्छेद। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे हम बात करते हैं, तो अनुच्छेद 75(2). ठीक है, अनुच्छेद जो है 75(2) हो गया, 75(3) हो गया और 75 जो है 5, अनुच्छेद 75 जो है 5 हो गया। इसमें बताना है कि कौन कौन से प्रावधान है। देखिए तो अनुच्छेद 2 में यानी 75(2) में जो संसद है वह किसके प्रति उत्तरदायी है, संसद जो है
संसद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो यह है राष्ट्रपति के प्रति। यह है यह संसद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 75(2) में 3 में क्या है कि यह सामूहिक रूप से किसके प्रति? तो सामूहिक रूप से यह संसद के प्रति उत्तरदायी है। कौन? जो संसद के लोग हैं, संसद के सदस्य हैं, ये लोग, ठीक है। और 75(5) में क्या है कि अगर व्यक्ति पीएम या सीएम बनना चाहता है और वह अगर चुनाव नहीं जीता है या लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं है विधानसभा का, तो वह 6 महीने तक बिना सदस्यता ग्रहण किए ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सीएम बन सकता है। अगर 6 महीना से अधिक उसे बनना है तो संसद का सदस्य या विधानसभा का सदस्य उसे बनना पड़ता है। यह 75(5) में कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे यह है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था का मूल लक्षण क्या है, ठीक है। राज्य व्यवस्था का मूल लक्षण क्या है? तो देखिए, लक्षण हमारे यहाँ है कि लोकतांत्रिक हमारा गणतंत्र देश है, ये है सबसे बड़ी बात। संसदात्मक रूप से सरकार है, बिल्कुल है। और सर्वोच्च सत्ता भारत में की जनता में निहित है। यह प्रस्तावना में शुरुआत में ही पढ़ेंगे। हम भारत के लोग प्रभुता संपन्न, समाजवादी, ठीक है, ऐसे आपको शब्द देखने को मिलेंगे। और यह एक एकीकृत शक्ति का प्रदान करता है। यह बिल्कुल यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है, यह यहाँ पे सही नहीं है। चौथा सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी 1, 2, 3 आंसर के साथ सही चला जाता है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न है कथन और कारण वाला। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल हमारा देश एक लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश किसे कहेंगे? जिसमें क्या है कि लोकतांत्रिक देश में क्या होता है कि जितने भी निर्णय होते हैं वह जनता के द्वारा लिए जाते हैं। सभी निर्णय जनता के द्वारा लिए जाते हैं या उनकी प्रतिनिधि के द्वारा लिए जाते हैं, वह होता है लोकतांत्रिक देश। और कथन कारण क्या है कि भारत का अपना एक संविधान है। भारत का अपना एक संविधान है। तो बता दें कि हर एक देश के पास अपना संविधान है, लेकिन हर एक देश लोकतंत्र नहीं है। आप देख सकते हैं रूस तानाशाह की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, हमारे उसके पास संविधान है। भारत में भी लोग कह रहे हैं कि संविधान रहते हुए भी लोग मतलब कि तानाशाह की तरफ बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, आप नॉर्थ कोरिया को देख सकते हैं, वहाँ पर भी संविधान है। आप म्यांमार में भी संविधान है, लेकिन वहाँ पे जो लोकतंत्र है बिल्कुल नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सही नहीं है, लेकिन दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है कि अधिकतम संख्या के कल्याण का सुनिश्चित करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है। तो सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा देने लगेंगे तो आपको पैसा कम पड़ जाएगा और जो वित्तीय स्थिति है गड़बड़ा जाएगी। और अधिकतम कल्याण सुनिश्चित नहीं कर सकते ना, अधिकतम तो बहुत होता है, सबको कल्याण करने छोड़ दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अधिकतम नहीं, न्यूनतम की बात करता तो ठीक चलता। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, बिल्कुल यह यहाँ पे सही है कि जो कमजोर वर्ग हैं उनके कल्याण की यहाँ पे बात की जानी चाहिए, ठीक है। इसे कहेंगे कल्याणकारी राज्य कहेंगे, ठीक है। प्रश्न है कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य जो है किस धारणा की पुष्टि कर रहा है? हर राज्य हर जगह है, राज्य की आपने परिभाषा पढ़ी है और इसकी परिभाषा हम आपको बताते हैं कि पहली चीज़ है जनता होनी चाहिए, उसके बाद एक सरकार या सत्ता होनी चाहिए, तीसरा है कि एक बॉर्डर यानी सीमा संबंध एक क्षेत्र होना चाहिए, साथ में संप्रभुता होनी चाहिए।
अगर ये तीनों चीज़ मिलता है तो वहाँ पे राज्य होगा, और राज्य हम बता देते हैं कि ये कल्याणकारी राज्य ऐसा रहता है तो वह कहा जाएगा। अगर ऐसा राज्य है तो वह कल्याणकारी राज्य हम उसे कहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह आपको बिल्कुल यहाँ पे आपको यह पता है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम प्रस्तावना में पढ़ चुके हैं और इसे आप बता भी सकते हैं। आप इसे संविधान अगर मारते हैं तो यह गलत है, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा जनता, क्योंकि प्रस्तावना पढ़े हैं हम भारत के लोग। यह राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत यहाँ पे आता है। ठीक है, यह यहाँ पे सही है। अब यहाँ देखिए, अध्याक्षात्मक प्रणाली आधारभूत तत्व है। अध्याक्षात्मक प्रणाली में क्या मुख्य तत्व यहाँ पे आता है, यह आपको बताने हैं। तो इसमें देखिए, संविधान की कठोरता, ऐसा नहीं है हमने बताया अध्याक्षात्मक या संसदात्मक प्रणाली हो उसमें संविधान की कठोरता नहीं हो सकती ना, कठोरता रहेगी तो ज़्यादा समस्या हो जाएगी, तो यह बिल्कुल यहाँ पे सही नहीं होगा। व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, तो भाई यहाँ पे कार्यपालिका शासन प्रणाली है तो व्यवस्थापिका का कोई यहाँ पे अस्तित्व ही नहीं है। अवशिष्ट अधिकारों राज्यों के पास होना, तो चाहे संसदात्मक प्रणाली हो चाहे अध्यक्षात्मक प्रणाली हो, ठीक है, किसी में भी अवशिष्ट अधिकार जो है राज्यों के पास नहीं होता है। ऑप्शन बचता है एकल कार्यपालिका। अगर अध्यक्षात्मक प्रणाली है तो वहाँ पे कार्यपालिका एकल होती है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक आदेश जो दिए जाते हैं सबको मानने के लिए अनिवार्य होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बता दें कि अध्यात्मक जो प्रणाली होती है उसमें कार्यपालिका होती है और इसका प्रमुख प्रेसिडेंट होता है, मंत्रिपरिषद का भी यहाँ पे चयन होता है, और यहाँ पे अपने विवेक से संसद को भंग नहीं किया जा सकता। जबकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो होता है संसदात्मक प्रणाली में, वह अपने हिसाब से या अपने विवेक से संसद को भंग कर सकता है। ठीक है, यह चीज़ होता है। हमारा एक प्रश्न है, आप यहाँ पे बताते चलिए। प्रश्न है कि 145(3) के अंतर्गत जो है संविधान में जो होता है क्या प्रावधान किए गए हैं, तब तक बताइए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर बात करेंगे इस पर। प्रश्न है कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र का क्या गुण है जो कि समाज को हमारे क्रियाशील या क्रियाशीलता की ओर बढ़ाने का प्रयास करता है? देखिए, साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र का विकास करेगा। ठीक है, यह तो है। बी में है कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धति। जो कार्यपालक है यानी जो सरकार है उसे सशक्त बनाने की जो पद्धति है वह लोकतंत्र तो बिल्कुल यहाँ पे हटता हुआ नजर आ रहा है, आप इसे समझ सकते हैं। गतिशीलता दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, तो गतिशीलता और दूरदर्शिता हर एक व्यक्ति में लाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर लोकतंत्र यह है तो इसे हम नहीं मान सकते। बहुत से लोग जो है लेजी हैं, सुस्त टाइप के होते हैं, काम करना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे कि हम हैं। तो यहाँ पे गतिशीलता और दूरदर्शिता बेहतर व्यक्ति को बनाने वाला प्रावधान यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे उत्कृष्ट नहीं हो सकता। समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं का एक समूह, अगर समूह जो है वह दलीय कार्यकर्ताओं वाली है तो यहाँ पे लोकतंत्र वहाँ पे नहीं बचेगा। क्योंकि आप देखते हैं, अब हम हमेशा देखते हैं कि जो बीजेपी वाले कार्यकर्ता हैं वह किसी अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। ऐसा हर में होता है, कोई किसी के पार्टी को देखना पसंद नहीं करता है। तो यह लोकतंत्र तो रहा नहीं, बचा ही नहीं। ऑप्शन ए बचा है कि साधारण जो पुरुष हैं, महिला हैं, उनकी बुद्धि और चरित्र को हम क्या करें, विकास या उसकी प्रगति की ओर बात करें, ध्यान दें, तो यहाँ पे हमें लोकतंत्र का गुण दिखाई पड़ता है। क्योंकि आपने अशोक मौर्य साम्राज्य का जो राजा या शासक था, आपने पढ़ा होगा, उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को छोड़ करके धम्म व्यवस्था को लेकर आए थे, और धम्म में उन्होंने अपने विचारों से अपने समझदार के द्वारा समझा करके लोगों को वहाँ ने मोटिवेट किया था, और जितनी भी अन्याय वाली चीज़ें थी उन्हें समाज से बिल्कुल हटा दिया गया था, जिससे बहुत सारी जितने भी हत्या वगैरह या घटनाएं होती थी, डिस्प्यूट होते थे, वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उसे मतलब कि न्याय दिलाया जाता था।
तो यहाँ पे ऐसी व्यवस्था हमारा देश भी चाहता है जिससे कम से कम जो भी सरकारी व्यवस्था है उन्हें लाना पड़े और इससे भ्रष्टाचार भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, तो आगे प्रश्न हमारा है, निम्न में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। भारत का संविधान क्या है, परिसंघीय है, आपको यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है कि संविधान लिखित और अनम्य है। भाई देखिए संविधान लिखित और अनम्य है, इसका मतलब यह नहीं कि परिसंघीय हो जाएगा। ठीक है, इससे कोई इसका संबंध नहीं है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है, यह बताने हैं। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो अवशिष्ट शक्तियाँ देखिए केंद्र में निहित है, इसका यह नहीं ऑप्शन है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो वितरण है यह जो है यह भी इसमें नहीं आएगा, बल्कि इसमें ऑप्शन बी जो होगा न्यायपालिका स्वतंत्र है। यह इसमें क्या है, संविधान के परिसंघीय रूप को यहाँ पे बढ़ावा देता है, दिखाता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि आपको यहाँ पे दो चीज़ें हैं। संघीय, जो संघीय व्यवस्था है इसमें क्या है कि लिखित और कठोर संविधान यहाँ पे बोला जा सकता है। संविधान की सर्वोच्चता होती है, शक्तियों का विभाजन होता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है। तो यह होती है किसमें, संघीय व्यवस्था में। संघीय व्यवस्था में क्या होती है, फिर से सुन लीजिए, लिखित और कठोर संविधान होते हैं। लिखित तो है लेकिन अनम्य यहाँ पे करा है। और संविधान की सर्वोच्चता होती है, शक्तियों का विभाजन होता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है यहाँ पे मेरा सुटेबल आंसर यहाँ पे बन के आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये पे देख लीजिए यहाँ पे परिसंघीय लिखा है, तो परिसंघीय के लिए यहाँ पे यही आंसर सही है। प्रश्न है, अच्छा एक प्रश्न मैंने पीछे छोड़ दिया था, क्या था कि 145(3), ठीक है, 145(3) में क्या है, 145(3) में क्या प्रावधान है। तो यहाँ पे देखिए प्रावधान है कि संविधान जब संशोधन किए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को एक प्रति जो है उसको मतलब देखने के लिए या वहाँ से समर्थन प्राप्त के लिए भेजी जाती है कि यह नियम सही है कि नहीं। अगर वह उसे बिल्कुल अनुमान्य दे देता है या अपनी विचार अभिव्यक्ति कर देता है कि नहीं ये सही है, तो उसे जो है सही मान लिया जाता है। हर एक संशोधन जब संविधान में किया जाता है तो एक प्रति न्यायपालिका को भेजी जाती है, सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाती है। तो यह जो है 145 में लिखा गया है। और इसमें जो जज होंगे, जजों की पीठ, वह कितनी होगी, जजों की पीठ 5 होगी। जजों की पीठ जो है 5 इसमें होंगे और वह लोग इसको निर्णय ले करके बताएंगे कि क्या यहाँ पे सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह प्रश्न रहा, भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में क्या मुख्य अंतर है। तो इसके ऑप्शन है सामूहिक उत्तरदायित्व, तो यह भारत में है और ब्रिटेन में भी है सामूहिक उत्तरदायित्व। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका इंडिया में भी है और यूके में भी है। यहाँ पे भी जो है राज्यसभा और लोकसभा है। वास्तविक नाम मात्र की कार्यपालिका दोनों जगह, लेकिन न्यायिक समीक्षा दोनों जगह नहीं है, यह केवल भारत में ही है, ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कथन और कारण दो चीज़ें हैं। और कथन है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। संघीय प्रणाली है हमारे यहाँ, और कह रहा है कि जो संघीय प्रणाली में हमारा जो केंद्र है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। केंद्र क्या है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। बिल्कुल हमारे यहाँ केंद्र शक्तिशाली उतना ज़्यादा नहीं है और राज्यों को भी बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पीएम आएंगे ना किसी भी स्टेट में जहाँ पे उस पीएम के जो पार्टी की सरकार नहीं है तो बड़ी मुश्किल रहती है और उसे कभी कभी तो यहाँ पे उतरने के लिए अनुमति तक नहीं मिल पाती है। तो अगर ऐसा होता
तो वह केंद्रीय जो सत्ता है वह उसका अधिकार, पूर्णाधिकार यहाँ पे नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है ये यहाँ पे सही आंसर है इस प्रश्न का। यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघी है। क्या है? संघी है। संघी वाले में क्या है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। बिल्कुल, ये हमने बताया था ना, संघीय प्रणाली के लिए लक्षण था, हमने यही बात किया था। संघ की विधायिका से संगठन इकाइयों की निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, तो यह तो होबे करता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं लेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, यह तो अलग की बात है। ठीक है, इसको संघीय व्यवस्था में लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। ठीक है, तो संघीय का लक्षण हमने बताया कि यहाँ पे कठोर संविधान होना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदन होना चाहिए, तो उसे कहेंगे संघीय व्यवस्था है यहाँ पे। ठीक है, तो इस ऑप्शन ए जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है सुरक्षित है, यह संघीय स्वरूप को निर्धारित करती है। यहाँ पे ऑप्शन है निम्न में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। क्या है? एकात्मक तत्व है। तो एकात्मक तत्व में क्या है कि ऊपर से नीचे तक एक ही व्यक्ति पूरी सिस्टम व्यवस्था को क्या करेगा? निर्धारित करेगा। ठीक है, क्या करेगा? निर्धारित करेगा। देखिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यहाँ पे जब शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा तो वह एक ही व्यक्ति तो निर्धारित नहीं कर पाएगा, नीचे से ऊपर तक, नीचे कोई और करेगा, ऊपर कोई और करेगा। इसलिए यहाँ पे राज्यों का शक्ति अलग है और सेंटर का शक्ति अलग है, तो विकेंद्रीकरण हो गया। अब सेंटर चाहते हुए भी राज्यों की शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता, तो इसलिए यह जो है इसे हम कहेंगे एकात्मक नहीं, यह संघात्मक प्रणाली है। यह क्या है? संघात्मक व्यवस्था वाला में आता है। लेकिन राज्यपालों की नियुक्ति क्या है? एकात्मक है। राज्यपाल ऊपर वाला ही नियुक्ति करेगा, जब चाहेगा तो राज्यपाल को बदल सकता है अगर उसके विचारानुसार नहीं कार्य कर रहा है तो। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे अखिल भारतीय सेवाएं ऊपर से नीचे तक क्या है? एकात्मक है, जबकि द्विसदनात्मक जो व्यवस्थापिका है यह संघात्मक में आता है। ठीक है, यहाँ पे 1 और 5 तो हम लेंगे ही, 2 और 5 को क्या करेंगे? यहाँ पे ले लेंगे 2 और 5 को। ठीक है, 2 और 5 को। जो न्यायिक पुनरावलोकन है यह भी संघात्मक में आएगा, और राज्यसभा में असमान जो प्रतिनिधित्व है यह किस में चला जाएगा? एकात्मक में। तो 2, 3 और 5, 2, 3, 5 यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ सही है, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो एकात्मक मैंने बताया कि इसमें राज्यपाल की नियुक्ति हो जाएगी। विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, कोई विधेयक उसमें राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है यह भी एकात्मक व्यवस्था को प्रतिपादित करता है, दर्शाता है। संवैधानिक जो संकट है वह भी, संवैधानिक संकट जो दिए गए हैं 352, 356, 360 वाले में, तो वह भी क्या है कि यह आएगा एकात्मक व्यवस्था में आएगा। अखिल भारतीय जो सेवा है यह भी किस में आएगा? तो एकात्मक तत्व में आएगा, यह हमने आपको दर्शा दिया। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथन में कौन सा सही है। पहला है, संघीय वाला बताना है आपको। संविधान संसद की मूल संरचना के लिए संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। ठीक है, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए संघीय व्यवस्था का प्रस्तावना का मतलब शासन का व्यवस्था का प्रस्तावना करता है। यह एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण, एकात्मक झुकाव का उसमें एक सशक्त मिश्रण, ऐसा नहीं है एकात्मक झुकाव नहीं हो पाएगा। अगर वह संघीय व्यवस्था है तो एकात्मक वाला नहीं हो पाएगा। दोनों संघ राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न होंगी। ठीक है, यह बिल्कुल यहाँ पे यह सही, इसको ले सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मतलब कि प्रभुता संपन्न होंगी। विधायकीय, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ संघ और उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित होंगी, यह भी यहाँ पे है। ठीक है, तो 2 और 3 यहाँ पे तो ये है, 2 और 3 यहाँ पे है। ठीक है, 2 और 3 दिया है तो यहाँ पे 1 भी इसके साथ ही हो जाएगा,
क्योंकि मूल संरचना के लिए हमें एक संघीय व्यवस्था के लिए प्रस्तावना बनाया जाएगा, एक संविधान व्यवस्था या संविधान बनाना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन यह भी सही है। इसलिए सी ऑप्शन 1, 2 और 3 के साथ यहाँ पे सही आंसर चला जाता है। अगला प्रश्न है 20वां। राजनीतिक दल कथन है, कारण है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है। ठीक है, राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र के जीवन रक्त है। बिल्कुल यह सही है। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। ठीक है, यह भी यहाँ पे क्या है, यह भी यहाँ पे सही है। ठीक है, यह भी यहाँ पे क्या है, सही है इस चीज़ का। और इसलिए ऑप्शन ए सही है और इसका स्पष्टीकरण भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल प्रश्नों को पढ़ते रहिए अच्छे से, और आपका क्या इसके प्रति राय है, सुझाव है, वो भी हमें बताइएगा, ताकि मैं आपको और अच्छे से प्रश्नों का संकलन करके ला सकूं। एमपीपीसी 2019 में यहाँ पे प्रश्न आया है कि दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था। दल विहीन प्रजातंत्र को किसने प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पे दो लोगों ने, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने अपना एक सर्वोदय योजना बनाई थी, सर्वोदय प्लान बनाया था 1944 में। ठीक है, महात्मा गांधी के जो प्लान है वह जो श्रीमन नारायण है, उन्होंने गांधी प्लान बनाया था। ठीक है, तो इन दोनों ने दल विहीन प्रजातंत्र की बात की थी, ये आपको याद रखेंगे। लेकिन इसमें दोनों सही है, दोनों ने दिया था। और इस प्रश्न को जो आयोग है उसने उसको जांचने से इनकार कर दिया था, उसको जो निर्णय में नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, इसमें कौन यहाँ पे सत्य है, कौन सा ऑप्शन सत्य है। ए है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। सरकार की संघीय यहाँ पे प्रणाली है, यह बताना है कि नहीं। भारत में संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। फ्रांस में क्या है, सरकार के लिए संघीय प्रणाली है, यह बताना है। और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता द्वारा होती है, ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फ्रांस की सरकार की संघीय प्रणाली यहाँ पे है, यह नहीं है। और भारत में सरकार की संघीय प्रणाली, देखिए यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है संघीय प्रणाली यहाँ पे है। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, संघीय प्रणाली है, ऊपर से नीचे तक ये कई व्यक्ति क्या करता है, उसको पूरा शासनादेश जारी कर देता है। भारत में संघीय और एकात्मक प्रणाली है, ठीक है ना, दोनों प्रकार की है, ऐसी बात नहीं है। देखिए हमारे यहाँ क्या है कि एकात्मक लिए हुए संघात्मक प्रणाली है, एकात्मक के साथ साथ संघात्मक है, एकात्मक के साथ साथ संघात्मक है। ठीक है, अलग अलग नहीं है कि ये अलग अलग या दोनों इसमें मिक्सचर है, नहीं। यहाँ पे प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है क्योंकि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। क्या है, न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो कारण तो बिल्कुल यहाँ पे सही है, कारण जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ पे देखा जाए तो भारत जो है संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, बिल्कुल इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं। ठीक है, और इसे कहा किसने था, मतलब कहा जा सकता है बस। ठीक है ना, और क्यों कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, इसलिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही है, इसके लिए यहाँ पे सही आंसर जाता है। ठीक है, और किसने कहा था कि अर्ध संघात्मक जो है भारत की जो व्यवस्था है अर्ध संघात्मक है, तो यह कहा था केसी वियर ने, केसी वियर ने ऐसा यहाँ पे कहा था। प्रश्न है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्न में से कौन प्रतिबिंबित करता है, विधि और स्वाधीनता को दर्शाता है। तो ऑप्शन है कि यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ठीक है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता नहीं है।
यह चीज़ है। यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। स्वाधीनता है तो विधि का निर्माण जनता को करना होगा। यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है, यह नहीं होगा। यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए सी भी नहीं हो पाएगा और ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, यह यहाँ पे सही, इसके लिए आंसर पर्याप्त है। आगे है विधि का शासन। ठीक है, विधि का शासन यहाँ पे किसे है और इसका प्रमुख लक्षण क्या है आपको यहाँ बताने हैं। ठीक है, तो शक्तियों का परिसीमन विधि का शासन है, यह दाना है। विधि के समक्ष क्षमता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व। ठीक है, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, यह भी आप सही है। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार है तो यह भी विधि का शासन है। और शक्तियों विधि के समक्ष क्षमता, यह भी क्या है, विधि का शासन से ही संबंधित है। लेकिन यह नहीं लेंगे हम, केवल दो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसके आंसर की तरफ। शक्तियों का परिसीमन यह भी हो जाएगा और विधि की क्षमता, यह भी चारों इसमें ले लेंगे, यह ऑप्शन इसका सही हो जाएगा विधि के शासन के लिए। प्रश्न है, जो राज्य की सरकार सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, संवैधानिक सरकार कौन है संविधान के हिसाब से कि राज्य के सत्ता के हित में स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है? बिल्कुल यह सही है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, यह यहाँ पे व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, तो यह भी यहाँ पे सही है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन इसलिए यहाँ पे सही है क्योंकि दोनों का यहाँ पे अलग अलग जगह पे प्रयोग है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। संवैधानिक सरकार किसे कहेंगे? लोकप्रिय विधानमंडलीय सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार। ठीक है, अगर कहीं भी संवैधानिक सरकार है तो वहाँ पे बहुदलीय सरकार बन के आएगी, इसलिए यहाँ पे यह ऑप्शन यहाँ पे सही बन के आता है। समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें समानता कब होगा समाज में? तो विशेष अधिकारों का अभाव, विशेष अधिकारों का अभाव होना चाहिए, अवरोधों का अभाव, विशेष अधिकारों का अभाव हो, अवरोधों का अभाव हो, प्रतिस्पर्धा का अभाव हो, तो यह तो होगा नहीं। प्रतिस्पर्धा ही खत्म हो जाएगी तो समानता बचेगी नहीं। विचारधारा खत्म तो भी खत्म। अवरोध का अभाव, अवरोध नहीं होने चाहिए समाज में। अगर कोई रुकावट नहीं है, कोई भी कुछ भी करने के लिए मतलब स्वतंत्र है, तो वहाँ पे समानता आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यह चीज़ है। ऑप्शन यहाँ पे प्रश्न है ऑप्शन के साथ कि भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन सी विशेषता यहाँ पे समान है? अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, हमारे दोनों यहाँ के पास है। अवशिष्ट शक्ति राज्यों के पास है। ठीक है, यह नहीं है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। ठीक है, पॉकेट वीटो की शक्ति है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक है, यह बताना है इसमें कौन सा सही होने वाला है। तो यहाँ पे एक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, दोनों समान है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1, 3, 4, 1, 3 हो जाएगा। राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है और कुछ मनोनीत सदस्य भी यहाँ पे हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर के साथ चला जाता है। लास्ट प्रश्न है, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन के बाधाओं की पहचान करी थी? ठीक है, शासन नैतिकता, नागरिक केंद्रित प्रशासन, ई शासन को बढ़ावा
और स्थानीय शासन। तो ऑप्शन यहाँ पे बी है, केंद्रीय शासन प्रशासन। शासन की केंद्र बिंदु यहाँ पे यह है। इसके साथ साथ देखिए कुछ और चीज़ें हैं कि संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था, तो यह ऑस्टिन ने कहा था। भारत एक असंघात्मक राज्य है, यह केसी वियर ने कहा था इसे आप। और साथ में इन्होंने कहा था कि संविधान कठोर और लचीला के मध्य संतुलन है भारत में, यह भी केसी वियर ने कहा था। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में ढाला नहीं जा सकता, संविधान कितना भी कर लीजिए तो उसे एकात्मक तरीके से बिल्कुल नहीं कर सकते, यह हमारे अम्बेडकर जी ने कहा था। मिथक व कहावत के रूप में प्रशासन यहाँ पे हमारे यहाँ चल रहा है, तो इसे हार्वर्ड साइमन ने कहा था। विकास प्रशासन की अवधारणा, विकास प्रशासन की अवधारणा किसने कही, तो एफ.डी. रिंग्स ने कही। और विधि का शासन, विधि का शासन क्या है, शक्ति का परिसीमन, विधि की समता, स्वतंत्र और नागरिक अधिकार जो है वह विधि के शासन में आते हैं। ठीक है, तो विधि का शासन किसे कहेंगे, शक्ति का परिसीमन, विधि का समता, स्वतंत्र और नागरिक अधिकार। इतने भी जितने पॉइंट हमने बताए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।